नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। पिछले कुछ दिनों से हमने हमारे चैनल पर एक मुहिम शुरू कर रखी है जो कि आप लोगों की ही फरमाइशों को देखते हुए शुरू की गई थी। और जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया था तब मैंने सोचा था कि इससे आप लोगों को अपने मन की बात मुझ तक पहुंचाने में शायद थोड़ी आसानी होगी। और जो लोग हमारे चैनल पर आज नए आए हैं और जिन लोगों को हमारे इस सिलसिले के बारे में पता नहीं है, मैं उन्हें जरा बता देता हूं कि सिलसिला ये है कि कहानी को सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली स्टोरी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आपका नाम क्या है और आप कहां से हमारी स्टोरी सुनते हो। लेकिन दोस्तों, अब मेरे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि सभी लोगों के नाम वीडियो के अंदर ले पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के नाम छूट ही जाते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग नाराज भी रहते हैं कि उनका नाम वीडियो के अंदर नहीं लिया गया। और बहुत से लोग सिर्फ कहानी को सुनते ही वीडियो के ऊपर से हट जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इसीलिए मैंने इस चीज का एक उपाय निकाला है जिससे आप सभी लोगों के नाम वीडियो के अंदर आ भी जाएंगे और लोग वीडियो को पूरा होने से पहले छोड़कर भी नहीं जाएंगे। दरअसल आप लोगों में से ही कुछ लोगों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया है कि अब आप लोगों के नाम वीडियो में बोलने की बजाय जब कहानी चल रही होगी तो मैं स्क्रीन पर ही आप लोगों के नाम चला दूंगा। तो जो लोग भी पहले दिन वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं उनके नाम अगले दिन आने वाली वीडियो में स्क्रीन पर चला दूंगा, जिससे कि सभी लोगों के नाम लेने में आसानी भी हो जाएगी। आने वाले 2-4 दिनों में ही मैं ये चीज शुरू करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये सुझाव कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि आप लोग ही मेरी फैमिली हो और आप लोगों से बिना पूछे मैं कोई भी काम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि ये चैनल जितना मेरा है उतना ही आप लोगों का भी है। इसके बाद आते हैं अपनी कहानी के ऊपर। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम चेतन है। तो चलिए अब ये कहानी चेतन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चेतन है और मैं राजस्थान के अजमेर शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक गांव का रहने वाला हूं। इस समय मैं राजस्थान के ही कोटा शहर में रहकर अपनी नीट की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं वो उस वक्त की है जब मैं काफी छोटा हुआ करता था और शायद उस वक्त में 5वीं क्लास में ही पढ़ता था। इतनी छोटी उम्र में ही उस वक्त मेरे साथ इतना भयानक और डरावना हादसा हुआ था कि उस चीज को याद करके मैं आज भी कभी कभी ये सोचता हूं कि आखिर उस वक्त मैंने उस चीज का सामना किया भी तो कैसे किया। क्योंकि अगर उतनी सी उम्र में इतना भयानक और डरावना हादसा किसी और बच्चे के साथ हो जाता तो शायद वह बच्चा डर के मारे वहीं पर मर जाता। लेकिन उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक गांव का रहने वाला लड़का हूं, और अगर आप में से भी कोई गांव से ये कहानी सुन रहा है तो वो ये चीज अच्छी तरीके से जानता होगा कि जब हमारे गांव में किसी की शादी होती है तो गांव की महिलाएं जब से शादी शुरू होती हैं तभी से रात के वक्त जिस घर में शादी होती है उनके यहाँ मांगलिक गीत गाने के लिए जाया करती हैं। और उस वक्त हमारे गांव में भी एक लड़की की शादी थी जिसका घर हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। लेकिन उन लोगों का हमारे घर से काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध था और हर कार्यक्रम में हम लोग उनके जाते थे और वो लोग हमारे आते थे। और इसी कारण जब उस लड़की की शादी थी तो एक रात मेरी मम्मी उनके घर रात के वक्त मांगलिक गीत गाने के लिए जा रही थी। तो उस वक्त मेरा छोटा भाई, जो कि मेरे से 1 साल छोटा है, वो मेरी मम्मी से जिद कर लेता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन में बच्चों की ये आदत होती ही है कि एक बच्चे को किसी चीज की जिद करता हुआ देखकर दूसरा बच्चा भी उस चीज की जिद करने के लिए लग जाता है। और उस दिन मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। जैसे ही मेरे छोटे भाई ने मेरी मम्मी से कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा तो मैं भी फटाक से उठकर खड़ा होता हूं और मेरी मम्मी से कहता हूं कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। इसके बाद मेरी मम्मी कहती हैं कि ठीक है, मैं तुम लोगों को लेकर तो चलूंगी, लेकिन तुम लोग वहां पर कोई शैतानी मत करना। इसके बाद हम लोग रात के वक्त मेरी मम्मी के साथ जिनके घर पर शादी थी उनके घर के लिए निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जाते वक्त गांव की ओर भी कई महिलाएं
मेरी मम्मी के साथ साथ उनके घर पर जा रही थीं। उनके घर जाते वक्त तो हमारे साथ कोई भी डरावना हादसा नहीं होता है। सभी लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए उनके घर पर पहुंचते हैं और रात को लगभग 9 बजे के आसपास महिलाएं मांगलिक गीत गाना शुरू कर देती हैं और लगभग 3 घंटे बाद जब उनके सारे गीत पूरे हो जाते हैं तो फिर हम दोनों भाई हमारी मम्मी के साथ वापस उनके घर से अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। जब मम्मी ने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 12:15 बज रहे थे और मेरी मम्मी के साथ उस टाइम एक औरत और थी जो कि उनके घर से ही गीत गाकर मेरी मम्मी के साथ साथ अपने घर के लिए आ रही थी। वो हमारे पड़ोस वाली चाची ही थी जिनका घर हमारे घर से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही आता था। अब क्योंकि उनका घर हमारे घर से पहले ही था तो उनका घर आते ही वो तो अपने घर का दरवाजा खोलकर अपने घर के अंदर चली जाती हैं और उसके बाद मेरी मम्मी के साथ सिर्फ हम दोनों भाई ही थे। उस वक्त हमारे साथ और कोई भी नहीं था। अब हम तीनों उन चाची के घर में जाने के बाद जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब हमें हमारे घर पर पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय और लगने वाला था। उस वक्त तक गांव के सभी लोग सो चुके थे और जिस रास्ते से हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे उस पूरे रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था और चारों तरफ घना अंधेरा भी था। उस वक्त मुझे और मेरे छोटे भाई को काफी ज्यादा डर लग रहा था। इसी वजह से हम दोनों भाई हमारी मम्मी के दोनों हाथों को पकड़कर उनके साथ साथ ही चल रहे थे। तभी मेरी मम्मी मुझसे पूछती भी हैं कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो मैं उनसे कहता हूं कि हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तभी वो मुझसे कहती हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मम्मी के इतना कहने के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आती है और मेरा डर थोड़ा कम होता है। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ ही पलों बाद मेरा वो डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ने वाला था कि जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी हम लोग अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी हमारे गांव का एक चौक आता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग चौक का मतलब समझते होंगे। जब हम लोग उस चौक के पास पहुंचते हैं तो चलते चलते ही मेरी मम्मी के कदम अचानक से ही रुक जाते हैं। उन्हें इस तरह अचानक से चलते चलते ही रुकता हुआ देखकर मैं मेरी मम्मी के मुंह की तरफ देखता हूं और जब मैं उनके मुंह की तरफ देखता हूं तो मैंने देखा कि उनके पूरे चेहरे पर भयंकर तरीके से पसीना आ गया है और उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनमें कोई डर बैठ गया हो। लेकिन क्योंकि उस वक्त मैं काफी छोटा था तो कुछ भी समझ नहीं पाया और मेरी मम्मी से पूछने लगता हूं कि मम्मी क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? तभी मेरी मम्मी मुंह से तो कुछ नहीं बोलती हैं लेकिन अपने हाथ की एक उंगली मेरे होठों पर रख देती है और मुझे चुप रहने का इशारा करती है। अभी मम्मी के हाथ की वह उंगली मेरे होठों पर से हटी भी नहीं थी कि तभी अचानक से वो जोर से चिल्लाती हैं और इस तरह से मम्मी को अचानक से चिल्लाता हुआ देखकर मैं भी काफी ज्यादा डर जाता हूं और मेरा छोटा भाई तो रोने ही लग जाता है। अभी मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी मम्मी ने हम दोनों भाइयों को अपने दोनों हाथों से अपनी ओर खींच लिया और पूरी तरीके से अपने से चिपका लिया। हम लोगों को इस तरीके से अपने आप से चिपकाने के साथ साथ ही वो काफी ज्यादा चिल्ला भी रही थी और धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे की ओर कर रही थी। उस वक्त तक उनकी सांस भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी और उनके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा डरी हुई हैं और उन्हें इस तरह से डरा हुआ देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से मम्मी को क्या हो गया है। तभी मम्मी जिस तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी उस तरफ मैं भी अपनी नजरों को घुमाता हूं और उस तरफ देखने की कोशिश करता हूं और जैसे ही मैंने मेरी नजरें उस तरफ घुमाई तो मैं पहले से भी काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि जब मैंने अपनी नजरों को उस तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि हम लोगों के सामने ही एक खंडर सी दीवार के पीछे से अंधेरे में से एक बड़ी सी परछाई निकलकर सामने आ रही है। जब वह परछाई हमारे सामने आई थी तब मेरी नजर तो उसके ऊपर नहीं पड़ी थी, लेकिन शायद मेरी मम्मी की नजर उसके ऊपर पहले ही पड़ गई थी या फिर उन्हें उसका आभास हो गया था और उस परछाई को देखते ही मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूं और उस वक्त मेरी तो उम्र भी काफी ज्यादा कम थी। आप सोचो कि अगर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा रात के अंधेरे में अचानक से किसी ऐसी चीज को देखेगा तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन उस वक्त तो मेरी मम्मी हम लोगों के साथ थी, इस वजह से मुझे इस बात का विश्वास था
कि मेरी मम्मी हम लोगों को कुछ नहीं होने देगी। जब मैंने गौर से उस परछाई की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि वो किसी बड़े से राक्षस की तरह दिख रहा है और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है। और उसको हमारी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मेरी मम्मी बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो काफी तेज तेज चिल्ला भी रही थी। लेकिन उस वक्त गर्मियों का मौसम था तो सभी लोग अपने अपने घरों में कूलर पंखे चलाकर सो रहे थे और इसी वजह से किसी को भी हमारे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी वो जो कुछ भी हमारे सामने था वो हमारे काफी ज्यादा करीब आ जाता है और जैसे ही वो हमारे करीब आता है तो उसने अपना रूप भी अब बदल लिया था। पहले तो वो हमें किसी परछाई की तरह काला काला दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे पास आते ही वो अब पूरी तरीके से सफेद हो गया था और वो दिखने में इस तरह से लग रहा था कि जैसे किसी ने कोई सफेद कलर की चादर ओढ़ रखी हो। हमारे पास आने के बाद वो अचानक से एक आवाज निकालने लगता है और उस आवाज को सुनकर हम लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कि नाली में पड़ा पड़ा कोई सुअर आवाज करता है। ठीक उसी तरह की वो राक्षस आवाज निकाल रहा था। उस आवाज के साथ साथ ही वो हम लोगों की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुर्रा रहा था। अभी हम लोग अपने बचाव में कुछ कर पाते उससे पहले ही वो हम लोगों के पास आकर हमें एक बहुत ही तेज धक्का देता है और मेरी मम्मी के हाथ में जो गुड़ की थैली थी उस थैली को छीन लेता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उतनी रात को मेरी मम्मी के पास गुड़ कहाँ से आया। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब शादी में महिलाएं मांगलिक गीत गाती हैं तो जिस घर में शादी होती है वो घर वाले उन महिलाओं को गीत गाने के बाद गुड़ बांटते हैं और उस वक्त उन लोगों का दिया हुआ वो गुड़ ही मेरी मम्मी के हाथ में था और वो गुड़ एक थैली में लिपटा हुआ था जिसको मेरी मम्मी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। उस गुड़ को हम लोगों से छीनने के लिए जैसे ही वो हम लोगों को धक्का देता है तो उसके धक्का देते ही हम लोग धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं और नीचे गिरते ही मेरा छोटा वाला भाई तो बहुत तेज तेज रोने लगता है। अभी हम लोग वैसे ही काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है कि उसको देखकर मेरी तो उस वक्त पेंट में ही सुसु निकल जाती है। दरअसल जैसे ही वो राक्षस मेरी मम्मी को धक्का देता है और हम लोग जमीन पर गिर जाते हैं तो जमीन पर गिरते ही मेरी मम्मी अजीब तरीके से आवाज करने लगती हैं और किलकारियां मारने लगती हैं और उन्हें इस तरह से किलकारियां मारता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं। लेकिन उन्हें इस तरह से किलकारियां मारता हुआ देखकर मैं एक चीज से तो निश्चित हो जाता हूं कि अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है और ये जो कोई भी राक्षस या भूत प्रेत हमारे सामने है अब ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार मेरी मम्मी को इस तरह से किलकारियां मारते हुए देखा है, लेकिन जब भी मेरी मम्मी इस तरह से करती थी तो मेरी दादी या घर का कोई भी बड़ा आदमी हम लोगों को वहां से घर के अंदर ले जाता था। लेकिन आज हमें वहां से ले जाने वाला कोई भी दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। तभी उस तरह से किलकारियां मारते हुए मेरी मम्मी अचानक से उठती हैं और उससे कहती हैं कि कौन है रे तू और क्या चाहता है, इन बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है, आखिर इन बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू इतने छोटे छोटे बच्चों को देखकर इनको डरा रहा है, अगर तुझे डराना ही है तो मुझे डरा। और उसे इतना कहकर मेरी मम्मी जोर जोर से फिर से किलकारियां मारने के साथ साथ ही अपने मुंह से जीभ को भी बहुत लंबी लंबी बाहर की तरफ निकालने लगती हैं और वहां पर किसी बंदर की तरह उछलने लगती हैं। अब वह नजारा देखकर तो मेरा छोटा वाला भाई डर के मारे मेरे पास आकर मुझसे लिपट जाता है और उस वक्त मेरी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब हम दोनों भाई बस रोए ही जा रहे थे। अब मम्मी को इस तरह से किलकारियां मारता हुआ देखकर वो सामने की तरफ जो कोई भी था वो भी बहुत तेज तेज आवाज करने लगता है और जिस तरह से मम्मी उछल रही थी उसी तरह से वो भी उछलने लगता है। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मम्मी और वो सामने जो कोई भी था वो दोनों आपस में युद्ध लड़ रहे हो। मम्मी बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर उसकी तरफ हमला करने के लिए वार कर रही थी और बहुत तेज तेज उससे बोल भी रही थी कि तुझे बहुत दिन हो गए मासूम लोगों को परेशान करते हुए, लेकिन आज तो तूने हद ही पार कर दी, तूने इन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आज तो मैं तेरा सर्वनाश करके ही रहूंगी। तभी वो सामने जो राक्षस था वो बहुत तेज तेज गुर्रा रहा था और पता नहीं एक अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा था। हम दोनों भाई तो उसकी वो भाषा ही नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन शायद मम्मी उस चीज को समझ पा रही थी और जैसे ही वो गुर्राकर आवाज कर रहा था तो उसके बाद मम्मी उससे कुछ बोलती थी और उससे कह रही थी कि इन बच्चों के हाथ लगाने से पहले तुझे मेरा सामना करना होगा
और मुझे परास्त करना होगा। और मैं देखती हूँ कि आज तू इन बच्चों को कैसे हाथ लगाता है। मेरे रहते तू इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब मम्मी के मुंह से ये सब बातें सुनकर डर भी लग रहा था और मन में ये सब भी चल रहा था कि शायद हमको बचाने के लिए यहाँ पर कोई तो आया है। तभी मम्मी के मुंह से वो तेज तेज किलकारियां सुनकर शायद लोगों की नींद टूट चुकी थी और आसपास के घरों में लोगों ने उन आवाजों को सुन लिया था। लेकिन इससे पहले कि उन घरों में से कोई बाहर निकल कर आता, मम्मी ने एक जोर की छलांग मारी और उस राक्षस के ऊपर एक वार किया और मम्मी के वार करते ही वो चीज वहां से गायब हो जाती है। अब वो चीज तो वहां से गायब हो गई थी, लेकिन मम्मी अब भी उसी जगह पर बैठी बैठी बहुत तेज तेज किलकारियां मार रही थीं और उन्होंने अपनी जीभ को पूरी तरीके से बाहर निकाल रखा था। तभी वहां पर अगल बगल के घरों से निकलकर गांव के कुछ लोग आते हैं और मम्मी को इस तरह से देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन तभी गांव की कुछ महिलाएं जो कि मम्मी के इस रूप के बारे में पहले से जानती थी, वो आती हैं और मम्मी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर नाक रगड़ने लगती हैं। लेकिन उन लोगों को इस तरह से करता हुआ देखकर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मम्मी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं और मम्मी को आखिर क्या हुआ है। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी वहां पर आ जाते हैं और सभी लोग मम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। उस वक्त तक धीरे धीरे लगभग वहां पर एक भीड़ सी लग चुकी थी। तभी मम्मी किलकारियां मारते हुए सभी लोगों को कहती हैं कि उसने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है और मेरे रहते मेरे बच्चों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जब जब भी इस दुनिया में मेरे बच्चों पर कोई संकट आएगा तो मैं हमेशा उनको बचाने के लिए आऊंगी। इसके बाद कुछ ही देर में मम्मी शांत हो जाती हैं और फिर गांव की कुछ महिलाएं उन्हें पानी लाकर पिलाती हैं। उस वक्त तक हमारे घर के लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे और घर वालों ने वहां पर पहुंचते ही सबसे पहले मुझे और मेरे छोटे भाई को संभाला और मेरी दादी ने हम लोगों को अपने गले से लगा लिया और दादी उस वक्त रोने लग गई थी। इसके बाद गांव वाले मम्मी से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों के साथ यहाँ पर क्या हुआ था। तभी मम्मी उन्हें जब तक होश था तब तक का सब कुछ बताती हैं और मम्मी के मुंह से वो बात सुनकर गांव की महिलाएं बहुत ज्यादा डर जाती हैं और तभी से गांव की महिलाओं ने ये तय कर लिया था कि अगर वो रात के समय कहीं पर भी शादी में जाएंगी तो कुछ भी मीठे का सामान अपने साथ नहीं लेकर आएंगी और खास तौर पर जिस रास्ते पर और जिस जगह पर यह घटना उस दिन हुई थी उस रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगी। अभी सब लोग आपस में घुसर फुसर कर ही रहे थे कि तभी सभी लोगों की नजरें मम्मी के बगल में ही पड़े एक छोटे से राख के ढेर पर जाती हैं और उस राख के ढेर को देखकर सब लोग यही समझते हैं कि ये राख का ढेर शायद उसी बुरी आत्मा का है जिसका आज मम्मी ने सर्वनाश कर दिया था। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी के अंदर इतनी शक्तियां कहां से आ गईं जो उन्होंने इतनी डरावनी और बुरी आत्मा का सामना करके उसे नष्ट कर दिया। तो आपके इस सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में कहानी के अंदर आपको मिलने वाला है, इसीलिए कहानी पर लगातार बने रहिए। तभी मैं मेरी दादी से पूछता हूं कि दादी, ये मम्मी को आज क्या हो गया है। तो दादी मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी मम्मी की और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आज तुम्हारी मम्मी के अंदर देवी माँ आई थी। और जब दादी ने मुझे पूरी बात समझाई तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी के अंदर माँ काली आती हैं और आज से पहले भी कई बार मेरी मम्मी के अंदर माँ काली आ चुकी हैं और आज माता रानी ने ही हम लोगों की जान बचाई है, वरना आज तो वो राक्षस हम तीनों को उस एक गुड़ की भेली के चक्कर में मार ही देता। उस दिन से लेकर आज तक मेरे गांव में जब भी कोई शादी होती है तो महिलाओं की तो दूर की बात है बल्कि आदमी भी कहीं से कोई मीठा लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि उस घटना ने सभी को इतना ज्यादा डरा दिया था कि कोई भी उस मीठे के चक्कर में अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने शुरू में आपको जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो आप लोगों को कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।